इलाज के प्रबंधों और परिणामों की शिक्षा मंत्री ने की समीक्षा। लघु सचिवालय में जिला परामर्शदात्री की बैठक में पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। शिक्षा मंत्री बोले, मुश्किल हालात से निपटने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने में जुटी है सरकार और समाज दोनों मिलकर काम करें तो बेहतर होंगे परिणाम। हरियाणा की शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कोविड को हराने तथा भविष्य की जरूरतों को देखते हुए प्रदेश सरकार मौजूदा संसाधनों में इजाफा कर रही है। इसके तहत करनाल के केसीजीएमसी में 10 टन क्षमता का एक नया ऑक्सीजन स्टोरेज बनाया जा रहा है, जिसके बाद अब ऑक्सीजन की क्षमता 20 टन हो जाएगी। इसके अतिरिक्त एग्रो इंडिया नाम की एक संस्था करनाल में 15 टन का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाना चाहती है। इन उपायों से भविष्य में इस जिला में ऑक्सीजन की भरपूर उपलब्धता हो जाएगी। बता दें कि शिक्षा मंत्री सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक में सरकार की ओर से भिन्न जिलों के लिए बनाए गए प्रभारी के तौर पर बोल रहे थे। मीटिंग में उन्होंने करनाल जिले में कोरोना से प्रभावित लोगों के इलाज के लिए प्रशासन की ओर से किए जा रहे प्रबंधों और परिणामों की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने कहा कि लोगों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोविड के इलाज के लिए उपलब्ध बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर टीका व वेंटिलेटर की रोजाना और अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। रोजाना कितने लोग अस्पतालों में दाखिल हुए और कितनी रिकवरी हुई, रेमडेसिविर का टीका किस स्टेज पर और कितने दिनों के अंदर लगवाना चाहिए तथा वेंटिलेटर की जरूरत किस मरीज को होती है, इसकी जानकारी भी आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। बेहतर होगा कि प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से जारी सूचनाओं में केसीजीएमसी के निदेशक, सिविल सर्जन और आईएमए के प्रधान की ओर से भी सूचनाएं दी जाए। बैठक की अध्यक्षता में सांसद संजय भाटिया ने की। बैठक में घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण, इंदिर के विधायक रामकुमार कश्यप, नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर, पूर्व विधायक बख्शीश सिंह व भगवान दास कबीर पंथी, भाजपा जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा, उपायुक्त निशांत कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया तथा मेयर रेणुबाला गुप्ता भी शामिल रही। बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश और प्रदेश कोरोना के चलते मुश्किल हालात से गुजर रहा है। इसे देखते हुए सरकार उपलब्ध संसाधन बढ़ाने के साथ साथ हर तरह के इंतजाम मुहैया कराने के लिए दिन रात लगी हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता व एनजीओ सभी मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए सहयोगरत हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और समाज मिलकर काम करे तो मुश्किल से मुश्किल वक्त का सामना किया जा सकता है। जो भी स्थिति है जिले की, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है और अधिकारी ने बताया कि सारी स्थिति पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में है और हमारे पास पर्याप्त बेड हैं और वेंटिलेटर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, लगभग 125 वेंटिलेटर हमारे पास हैं। लेकिन आईसीयू जो है हमारे पास वो इतना नहीं है जितने बेड हैं, न जितने वेंटिलेटर हैं। और अभी जो हमारा कल्पना चावला जो है उसमें अभी 10 टन की कैपेसिटी का हमारा जो ऑक्सीजन का एक वो है, वो उसकी व्यवस्था स्टोरेज टैंकर जो है वो हमें पूरी उम्मीद है सर कल तक हमारा पहुंच जाएगा और उसकी हमने पूरी तैयारी कर ली। जो नीचे बेस उसका बनाना होता है सारा तैयार है हमारा, तो वो कर लेंगे और उसके आने के बाद हमें काफ़ी सुविधा उसमें ऑक्सीजन के मामले में हो जाएगी। और कब कुल मिला के अभी भी हमारा ऑक्सीजन का भी और दूसरा भी सारा का सारा ठीक तरीके से सारा प्रोग्राम हमारा ठीक से चल रहा है। हरियाणा में किस तरह की व्यवस्था है? आज से लोग हैं तो क्या देखिए, लॉकडाउन वैसे तो हरियाणा में स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, लेकिन लॉकडाउन इसलिए जरूरी था क्योंकि इस चेन को तोड़ना था। पेशेंट बढ़ते जा रहे थे, इसलिए इस चेन को तोड़ना बहुत ही जरूरी था। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया और मैं समझता हूँ कि सरकार के साथ साथ इस समय समाज में भी इस प्रकार की धारणा थी कि लॉकडाउन होना चाहिए क्योंकि ये जरूरी है। तो सारे का एक निर्णय लिया गया कि अभी 7 दिन का लॉकडाउन रहेगा ताकि ये चेन टूटनी चाहिए। वैक्सीनेशन ड्राइव कैसी चल रही है? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लगनी है, तो एक दिन काम भी शुरू लेट हुआ, पहले 1 मई से लगनी थी, 2 मई से लगनी शुरू हुई है, तो किस तरीके से पूरे हरियाणा की वैक्सीनेशन? देखिए, पूरे हरियाणा में एकदम इस टाइम कोई वो नहीं, सभी लोगों में उत्साह है वैक्सीन लगवाने के लिए। जिस प्रकार से पहले कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया और उसके बारे में गलतफहमियां भी पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे वो गलतफहमियां सारी की सारी समाप्त होगी और विरोध अब कहीं रहा नहीं क्योंकि जनता को इस बात का पूरा पता चल गया कि वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है, उनके लिए लाभदायक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मतलब तैयार है सब के सब लोग। जैसे ही वैक्सीन आती है, जितनी वैक्सीन आती है वो ऑनलाइन इसकी
एक बुकिंग है और लोग अपने टाइम पे जाते हैं और मतलब कोई इसमें प्रॉब्लम, लोगों में उत्साह है, लोगों में बहुत ही उत्साह है लगवाने का। प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने रुपए की लगेगी, कुछ आइडिया? नहीं, अभी मुझे इसका पूरा नहीं मैं आपको बता सकता कि क्या रेट है, उसका रेट क्या निश्चित किए गए वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन लोगों में उत्साह है वैक्सीन लगवाने का। आप शिक्षा मंत्री हैं, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी कोरोना काल है, पिछली बार सरकार कोई राहत लोगों को नहीं दिलवा पाई। स्कूल फीस के मुद्दे पर सांसद जी बैठे, पैरवी बहुत की, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। इस बार कुछ उम्मीद कर सकते हैं हरियाणा सरकार के? नहीं देखिए, शिक्षा मंत्री से? नहीं देखिए, पिछली बार भी ट्यूशन फीस ही थी और उसके बाद जब जो स्कूल के मालिक थे वो हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट ने सारे ड्यूज के लिए कह दिया था, लेकिन उसके बाद सरकार अपील में गई थी और सरकार की अपील के बाद ही हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि केवल ट्यूशन फीस ही लेंगे। तो हमने उनकी बात पूरी उस तरह की। अभी सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार से फैसला है, उसके बारे में भी हम जल्दी एक कानून लेके आ रहे हैं कि कितनी फीस बढ़ा इसका, तो अब उसका जल्दी वो आएगा और उसमें एक निश्चित करेंगे, क्योंकि अभी तक इस प्रकार की ना ही तो कभी परिस्थिति आई और ना ही कभी इस प्रकार की जरूरत पड़ी। ऐसा कोई नियम नहीं था कि कितनी % फीस आप बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम उस पर लेके आ रहे हैं, जल्दी हम इस पर फैसला करेंगे कि कमी देखने को मिलती है, जिसको लेकर आने वाले समय में हरियाणा में ऑक्सीजन प्लांट कोई हरियाणा में बनाया जाए। पिछले 1 साल के दौरान अगर तैयारियां की गई होती शायद इस तरह की परेशानी ना आती। नहीं, ऑक्सीजन के प्लांट लगाए भी जा रहे हैं और अभी संजय जी ने भी बताया भी था, यहाँ पे कोई एक जगह प्राइवेट हैं और वो लगाने लग रहे हैं। 50 बेड की उन्होंने ऑफर किया, आज ही किया। हमने हाँ, उनको बोला कि आपको जगह उनको एलोकेट कर देंगे, तुरंत कल्पना चावला नहीं कर देंगे, तुरंत हाथों हाथ 5 मिनट में वो कर दिया। एक सवाल है, पीएम केयर फंड से 5 वेंटिलेटर मिले थे करनाल सिविल हॉस्पिटल में, वो आज तक ऑपरेशनल नहीं हुए। क्या वो पैसा खराब नहीं किया? अगर वो 5 वेंटिलेटर होते तो 5 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। नहीं, 5 वेंटिलेटर तो 125 है जिसमें सिविल हॉस्पिटल में पीएम केयर फंड से जो है तो वो आज तक धूल फाँक रहे हैं, चालू नहीं हो पाए। ना उनका मटेरियल है, ना डॉक्टर है, ना बिल्डिंग बनी, कुछ नहीं हुआ। अभी ये मेरी जानकारी 5 वेंटिलेटर, यहाँ 125 सरप्लस वेंटिलेटर हैं। जैसा मंत्री जी ने बताया कि 15 ही यूज हो रहे हैं। 110 वेंटिलेटर तो आज की डेट में यूज भी नहीं हो रहे। नहीं, वेंटिलेटर के साथ साथ उसको चलाने वाला स्टाफ और उस प्रकार की सारी परिस्थितियां की भी जरूरत होती है। केवल वेंटिलेटर की जरूरत नहीं होती, वेंटिलेटर के साथ साथ और सारी चीजों की भी जरूरत है। तो उतनी वो नहीं थी जितनी वो थी, लेकिन अभी भी हमारे पास जितनी हमारे पास पेशेंट है लगभग हमारा पूरा है। दूसरा क्या है कि वेंटिलेटर के बारे में ना जी कुछ एक मिनट, वेंटिलेटर के बारे में कुछ गलतफहमी अभी चल रही है कि मतलब ऐसा नहीं है। इस बात का फैसला डॉक्टर ही कराएगा कि किसको वेंटिलेटर की जरूरत है, किसको वेंटिलेटर की नहीं जरूरत है। अभी वैक्सीन के बारे में भी कोई अभी बात चल रही थी, जो एक इंजेक्शन आता है क्या रेमडेसिविर, तो उसके बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा कि 10 दिन तक ही उसकी जरूरत होती है, 10 दिन के बाद वो पानी है, किसी क्रम का भी नहीं है। लेकिन कई बार मुझे तो पता ही नहीं कि वो पानी है या नहीं है। मैं तो बाद में भी, मेरा तो एक ही प्रयास है कि मुझे इंजेक्शन किसी तरीके से मिल जाए, भले ही किसी रेट पे मिल जाए। मैं तो अपने पेशेंट को इसको ही लगाऊंगा, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ, तो डॉक्टर को इसकी जानकारी है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 10 दिन के बाद इसका कोई उपयोग ही नहीं है इंजेक्शन का। तो ऐसे ही वेंटिलेटर की भी जरूरत किसको है किसको नहीं, डॉक्टर को। लॉकडाउन लग चुका है, किसान वहां पर बैठे हैं, अंबाला में पंचायत भी देखने को मिली, मामला भी दर्ज हुआ। तो किस तरीके से एक बातचीत करके उस किसानों को समझाया जा रहा है कि आप लोग उठ जाएं, या नहीं उठते तो फिर वैक्सीन लगवा लें, टेस्ट करवा लें? देखिए, ये तो उन्हें समझना चाहिए कि देश के सामने कितनी बड़ी समस्या है आज। अगर आप उस समस्या को इस तरीके से लेंगे कि उसको रोकने की बजाय बढ़ाने का काम करोगे, तो देश की जनता को भी समझना चाहिए क्या है। बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, अगर कोई भी आदमी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, वो वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है, वो वहां से हटने के लिए तैयार नहीं, वो भीड़ को कम करने के लिए तैयार नहीं, वो तो अभी तक यहाँ आपके करनाल में कह रहे थे कि वैक्सीन ना लगवाओ, वैक्सीन तो नुकसान कर देगी, वैक्सीन से फलाना आदमी मर गया, ये गया वो गया। आपके यहाँ आपके तरीका कराया उन्होंने, मैंने देखा वीडियो में, तो वो उसका विरोध कर रहे थे वैक्सीन का। आज वो कह रहे कि वैक्सीन लेके आओ जल्दी। तो इस तरीके का जो व्यवहार है वो ठीक व्यवहार नहीं है। देखिए, अब ये जो समस्या है ये पूरे देश की समस्या है, केवल एक किसी पार्टी की किसी की समस्या नहीं, देश की समस्या है। और हमारे सब के लिए जरूरी है कि हम पूरे नियमों का पालन करके और इसकी लड़ाई को लड़ें। बाकी विधानसभाओं में क्या इंतजाम है? करनाल का तो आपने बता दिया, बाकी विधानसभा क्षेत्र में क्या इंतजाम है? क्या वहाँ से करनाल ही आना पड़ेगा या वहाँ पर भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था? नहीं, सब जगह अच्छी से व्यवस्था। देखिए, अब क्योंकि करनाल एक मुख्य शहर है और हॉस्पिटल यही ज़्यादा हैं, ज़्यादा सुविधाएं यही हैं, लेकिन और भी जो विधानसभा है वहाँ पे भी इंतजाम किया। मंत्री जी, कल
मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कम हो गई थी, प्रेशर कम होने से 2 बुजुर्गों की डेथ हो गई है वहाँ पर। तो वो जिनके बुजुर्ग एक्सपायर हुए हैं उनका होगा है कि जो ऑक्सीजन कम की है, पहले से इंतजाम नहीं किए गए, जिस वजह से हमारे परिवार के दोनों सदस्य एक्सपायर हो गए हैं। क्या इस मामले में कोई सरकार जांच करेगी? नहीं, देखिए ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन इतनी बड़ी समस्या का किसी का अनुमान नहीं होता। अगर अचानक आपके सामने इतनी बड़ी समस्या आ जाएगी तो कुछ ना कुछ उसमें खामियां रह जाती हैं। लेकिन सरकार जिस जिम्मेदारी के साथ लगी, तो मैं समझता हूँ कि ऑक्सीजन की कोई ऐसी कमी नहीं हो सकता है। एक आध केस जैसा आपने कहा कि इसमें सच्चाई हो आपकी, तो इसके डायरेक्टर साहब इसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से जानकारी दे सकते हैं कि जो आपने बात कही ये कितनी इसकी सच्चाई है। नहीं, कई बार क्या होता है कि देखिए मेरे साथ कोई दुर्घटना आएगी तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, उस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भी कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी पीड़ा है ना जी। वो जब मेरी पीड़ा है तो मुझे गुस्सा भी ज़्यादा है और मैं दूसरी बात भी कह सकूँ, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जो है डायरेक्टर साहब दे सकते हैं कि सही है। मेरा वाला क्वेश्चन ये है, करनाल के ये डॉक्टर सुनील पवार हैं, वो अपना 12 बेड का हॉस्पिटल सरकार को समर्पित करना चाहते हैं। कई चिट्ठियां लिख चुके हैं, डिप्टी कमिश्नर से बात करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, जबकि वो पूरी तरह तैयार है। आज भी पेशेंट लेकर गए थे, उनको वहां पर पहले गिरफ्तार किया गया, बाद में छोड़ दिया गया। SHO कहते हैं कि गिरफ्तार नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा इशू है। जब लोग सामने आ रहे हैं सेवा करने के लिए तो उसमें सरकार नहीं, सेवा से कौन रोकता है किसी को? किसको अरेस्ट कर दिया? डॉक्टर सुनील है जी, डॉक्टर सुनील है। अच्छा, नहीं सेवा करने वाले को तो किसी को नहीं, सेवा वाले को कोई नहीं रोकता। अगर वो देना चाहते हैं तो पता कर लेते हैं, अभी पता कर देना चाहते हैं, लेने में ले लेंगे साहब। 2 मिनट में अभी सर ऑक्सीजन की कमी नहीं है हरियाणा में, ये सच है। ऑक्सीजन की कमी नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आ रही है, उसके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं आप? क्योंकि अगर देखिए वो सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जैसे पहले अभी यहाँ बातचीत हुई, जहाँ जिस काम में एक गाड़ी थी, अभी डी साहब ने बात कहा कि उसमें हम 3 गाड़ियां लगे रहे। जो खाली सिलेंडर है वो एक लेके आएगी, बड़े सिलेंडर दूसरी लेके जाएगी, और एक दूसरी जो दूर के हॉस्पिटल है उनके लिए अलग से एक गाड़ी होगी। तो हर चीज़ को बढ़ा रहे, उसमें सुधार कर रहे। लेकिन अचानक कोई बहुत बड़ी एक विपत्ति सामने आ जाए तो थोड़ा बहुत उसमें जो बात आपने कही ना, जो बात आपने नहीं, लगभग ब्लैक मार्केटिंग है नहीं। सरकार एकदम उस पर पूरी तरीके से संज्ञान ले रही। कोई भी आदमी अगर ऐसा करता पाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो नहीं, एक सेकंड, जो आकर्षण जी ने बात कही बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गाड़ियों की ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी कमी थी। ऑक्सीजन भी जो हमारा प्लांट है, पानीपत का ही प्लांट है, ओवर होके चल रहा है। 260 मीट्रिक टन का उसका कैपेसिटी है, 350 तक हम उसकी प्रोडक्शन ले रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की कमी के कारण, क्योंकि अभी कुरुक्षेत्र की ऐश्वर्य इमरजेंसी आ गई, बार बार नायब सैनी जी का भी फोन आ रहा था, सुभाष सुधा है उनका भी फोन आया, तो उनकी गाड़ी रुड़की गई हुई थी। अब रुड़की से आने में ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है। ऐसे ही करनाल की दिक्कत थी, हमारा कोटा रुड़की से आता था। मैंने रिक्वेस्ट करके मैंने उनको कहा कि हमारी पानीपत से ही दो सप्लाई। पहले जो अलाटेड कोटा थे, रुड़की का हमारा कोटा था, यमुनानगर का रुड़की का था। प्लांट भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जो व्हीकल कर रहे हैं वो भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं। कई अधिकारी तो 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। कई डॉक्टर्स सरकारी भी और प्राइवेट भी, मैं सल्यूट करता हूं उनको, 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। आप ये देखो कि 2, 3, 4 घंटे से ज़्यादा आप लोग भी नहीं सोते होंगे। इस समय हर आदमी अच्छे उसमें कर रहा है, और आप लोगों से भी यही अपेक्षा करते हैं कि एक पॉजिटिव माहौल के साथ लोगों का मनोबल बनाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो हम सब मिलकर उस काम में लगे। सर आप पब्लिक के समान रहे, जिस तरह आज कई मंत्रियों को ड्यूटी लगी है हरियाणा में पब्लिक चेंज करने की, तो किस तरह का लोगों को सहयोग रहेगा? नहीं रहेगा, अधिकारियों की भी लगी है, मंत्रियों की भी लगी है, अपने जो विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्र में, सांसद अपने अपने क्षेत्र में, हर आदमी कहीं ना कहीं काम के अंदर लगा हुआ है। और सब लोग चाहते हैं, क्योंकि ये अनपेक्षित था, इस तरह का कभी जीवन में सोचा ही नहीं था। हमने तो अपने जीवन में देखा नहीं, बुजुर्गों ने देखा तो अलग बात है। इतना एक हम जाते हैं कहीं शिवपुरी में किसी के संस्कार में, एक जाती है बॉडी दूसरी आ रही होती है, ये स्थिति बनी है। लेकिन इन चीज़ों के अंदर भी एक उम्मीद देखते हुए सब लोग पॉजिटिविटी, आज आप देखो हर हॉस्पिटल के ऊपर एक कार्यकर्ता संगठन की तरफ से दे दिया, एक एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासन की तरफ से चला गया, और डॉक्टर्स पहले से लगे हुए, सब लोग मिलकर एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। भाटिया सर, आप जम्मू कश्मीर गए, वहाँ चुनाव जीत गए, असम गए, वहाँ जीत गए, आपकी बंगाल ड्यूटी लगती तो शायद नहीं, बंगाल में कहता हूँ कि बंगाल बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया। आज वैसे पॉलिटिकल विषय पे हम जाना नहीं चाहते थे, लेकिन मेरा अपना आकलन है, मैं समझता हूँ बंगाल में तो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है बीजेपी की। आप देखिए कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने चालाकी करके अपनी सीट तो 0 कर दी, तृणमूल की सीट को बढ़ाने का काम किया। अभी वोट बीजेपी के अगेंस्ट यूनाइट होकर डले, और जिस तरह से उन्होंने पोलराइजेशन किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हम सब लोग सारे
30 करोड़ भारतीय हमें एक है, लेकिन जिस तरह से बंगाल के अंदर पोलराइजेशन किया उसके कारण ममता जीती। ममता इतनी स्ट्रांग लीडर थी तो अपना विधानसभा का चुनाव क्यों हार गई, ये सोचने वाली बात है। मंत्री जी एक सवाल आखिरी आपसे बस करनाल जिले की जिम्मेवारी है, प्राइवेट अस्पतालों में, सरकारी अस्पताल में, कल्पना चावला में क्या ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।